जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी तक हमने कार्बन के 5 कार्बन एंड कंपाउंड्स के टोटल 5 पार्ट्स देखे थे और हमने लगभग सारे होमोलॉगस सीरीज तक के टॉपिक्स को कवर कर लिए थे। अब हम लोग लास्टली रिएक्शंस वाले पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा स्क्रीन पर लिखा हुआ है कंबशन रिएक्शंस। कंबशन रिएक्शंस उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कार्बन से रिलेटेड उससे कुछ प्रोडक्ट्स है जिनकी यूजेज, उनका इम्पॉर्टेंस, सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इस कोशिश करूँगा कि मैं एक ही लेक्चर्स में इन सारी चीज़ों का कवर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस कैरी होते हैं बेटा। तो कंबशन रिएक्शन से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे बर्निंग, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी जब कार्बन कंपाउंड्स यहाँ पे लिखा है, तो अगर हम बात करते हैं कंबशन की, तो सबसे पहले बेटा कंबशन होता है क्या है। तो क्या लिखा है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। एक्चुअली कंबशन का मतलब सिंपली आप क्या कहते हो, बर्निंग ऑफ कार्बन। जैसे बर्निंग का मतलब क्या है, जैसे आपके जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, फ्यूल्स है, लाइक कोल, चारकोल होता है, कोल है, कोक है, कोल गैस है, ये सारे आपके बेटा क्या है, कार्बन कंपाउंड्स के प्रोडक्ट्स ही। और जब इनको बर्न कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंबशन। उसी को क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन, जब यहाँ पे बर्निंग की बात आती है। और जब कोई भी कार्बन कंपाउंड बर्न होता है तो यह एक लार्ज अमाउंट, एक बड़े अमाउंट में बेटा क्या निकालता है, हीट और लाइट दोनों। ठीक है, बर्निंग के केस में क्या होता है, हीट भी जनरेट होगा और लाइट भी जनरेट होगा। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, मीथेन है। जब मीथेन का CH4 का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज इवॉल्व्ड ऑल्सो। व्हेन मीथेन इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, व्हाट इज द प्रोडक्ट इज CO2 गैस प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। यानी कि जब मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, वाटर प्लस काफ़ी अमाउंट में हीट और लाइट जनरेट करता है। तो अब इसलिए किसका एग्जाम्पल होगा, कंबशन रिएक्शन का। यहाँ पे क्या हो रहा है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न करा रहा है, कंबशन होता है, और वहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, साथ में वाटर और कुछ हीट एंड लाइट भी जनरेट होता है। अगर बैलेंसिंग की बात करेंगे तो ऑब्वियसली अब आप लोग का अच्छे से बैलेंस कर पाते होंगे। इसका अगर बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे क्या होगा, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बैलेंस इक्वेशन है ना, यहाँ पे 2O2 और यहाँ पे 2H2O। तो ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट एंड लाइट होगा। बैलेंसिंग्स ऑब्वियसली ये हमारा पार्ट नहीं है, ये आपको किसी भी इक्वेशंस में जो आपको बताया जाता है उसकी बैलेंसिंग्स आप लोग हाथ में करते रहेंगे। दूसरा इक्वेशन देखिए यहाँ पे हमारे पास CH3CH2H यानी कि इथाइल एल्कोहल है। जब इथाइल एल्कोहल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे अगेन CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। यहाँ पे मीथेन के साथ भी वही है, अगर इथाइल अल्कोहल को बर्न कराया गया फिर से प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, CO2 गैस प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। ये भी आपका एक कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग से बात करें तो यहाँ पे 3O2 और यहाँ पे 3H2O हो जाएगा। तो साथ में आप लोग जो भी इक्वेशंस बनाएंगे है ना, बैलेंस फॉर्म में बनाएंगे, उसकी बैलेंसिंग करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब हमको पता है कि कार्बन 2 टाइप का होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है, क्या दोनों कंडीशंस में क्या कंबशन सेम होता है, क्या फ्लेम जनरेशन सेम होती है। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यहाँ पे दिखाया गया ना फोटो में, ये देखिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। यह जो ब्लू फ्लेम दिख रहा है दैट्स ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, दैट मीन्स इन द फ्लेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे जो रिड्यूसिंग फ्लेम दिख रहा है बेटा, ये जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ऑब्वियसली अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो वहाँ पे पूरा कंबशन नहीं होता, वहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है। और जब ब्लू केस का मतलब यहाँ पे क्या है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे ब्लू फ्लेम है और यहाँ पे येलो फ्लेम है। ये आपने जूनियर क्लासेज में भी देखा था कि जब हम लोग का कंप्लीट कंबशन होता है तो उसमें क्या होता है, ब्लू फ्लेम, उसके बाद मॉडरेटेड में आपका येलो और उसके बाद रेड। तो ये जो कंडीशंस होती है, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या बताती है कि हमारा कंबशन पूरी तरीके से हुआ या पार्शियली हुआ है। तो चलिए थोड़ा इसको ब्रीफ में समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये हमने स्पून में देखा, एक टिस्कुला है जिसके अंदर एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब इसका कंबशन होगा, जब इसको बर्न कराएंगे तो देखिए फ्लेम क्या है बेटा, ब्लू। यानी कि जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करेगा तो उस केस में
क्या बेटा, ब्लू फ्लेम जनरेट होगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट कंबशन हुआ है। यहाँ पे कंबशन कैसा हुआ है, कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। ठीक है ना, सैचुरेटेड फैट में क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। एंड इसीलिए यहाँ पे फ्लेम क्या है, ब्लू है। क्या, जब कंप्लीट कंबशन होगा तो फ्लेम कैसा होगा, ब्लू। अभी मैंने जस्ट बताया था आपको। एंड जब इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डालेंगे, यहाँ पे क्या है, आप देखिए हमने क्या लिया है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्वियसली यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, पूरी तरीके से जलता नहीं। तो उस केस में क्या होगा बेटा, येलो फ्लेम होगा। अभी मैंने जस्ट बताया था कि जब कंबशन पार्शियल हो तो क्या होगा। तो थोड़ा सा इनके बेसिस पे डिफरेंस देख लेते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, जबकि यहाँ पे क्या, इनकम्प्लीट या पार्शियल कंबशन कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ पे ब्लू फ्लेम है और येलो फ्लेम है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, जब कंप्लीट होगा तो ब्लू होगा और इसमें क्या होगा बेटा, येलो फ्लेम होगा। इसके अलावा क्लीन फ्लेम, मतलब जब ऑब्वियसली जब ब्लू फ्लेम होगा, पूरी तरीके से कंबशन होगा ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज या इम्प्योरिटीज़ नहीं आती, जबकि क्लीन फ्लेम आता है। जबकि यहाँ पे ब्लैक, काला काला धुआं, क्योंकि जब कंबशन ही पूरी तरीके से नहीं होगा तो स्मोक क्रिएट होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लैक फ्लेम है, जबकि यहाँ नो सूटी डिपोजिट, कोई फालतू ही, जबकि यहाँ पे सूटी डिपोजिट होगा। यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए ये पूरी तरीके से नहीं बचा, जबकि यहाँ पे काफ़ी सारा, जिसको बोलते हैं ना, ऐस राख के फॉर्म में बच जाता है, जबकि यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें बलती नहीं है, पूरी तरीके से जल जाती है, बर्न हो जाती है, तो कोई डिपोजिट नहीं बचता। जैसे यहाँ पे देखिए गैस का एग्जांपल दिया गया, बर्नर, जब हम लोग गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर के साथ यूज़ करते हैं, वहाँ पे कुछ मिलता है क्या आपको, पूरी तरीके से कंबशन हो जाता है, बंद करते हैं वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। बट जब कोयला या कोई भी चीज़ जलती है, देखते कितना सारा काला राख छोड़ देता है, ऐश छोड़ता है। तो अब इसलिए वहाँ पे जो डिपोजिट है सूटी, नो सीटी का मतलब यही होता है यहाँ पे। तो क्या क्या देखा, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन, यहाँ इनकम्प्लीट, यहाँ ब्लू फ्लेम, यहाँ येलो फ्लेम। सैचुरेटेड के फॉर्म में क्लीन फ्लेम होता है, जबकि यहाँ पे ब्लैक स्मोक क्रिएट होता है। और यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई चीज़ें आपको बच नहीं जाती है, जबकि यहाँ पे कंप्लीट ऐश या बाकी चीज़ें काली काली बच जाती है। तो ये एक डिफरेंस है आपके, जो आप लोग याद रखेंगे इन द केस ऑफ व्हाट, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर ठीक है, यहाँ पे आखिर रीजन क्या है इनकम्प्लीट कंबशन का, ऐसा हुआ क्यों। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एयर होल है ना, यहाँ पे क्या दिया गया है, ये जो बर्नर देख रहे हैं, यहाँ पे एयर होल क्या है, पूरी तरीके से ओपनड है। जब पूरी तरीके से ओपन होगा तो इसको गैस फ्लो पूरी तरीके से मिलेगा। यहाँ पे देखिए एयर होल क्लोज्ड है। अगर आप सोचिए, हमें को कोई भी प्रोसेस करना, अगर हमें ऑक्सीजन गैस पूरी तरीके से नहीं मिलेगा तो क्या बर्निंग प्रोसेस पूरी तरीके से होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, जब एयर होल क्लोज होता है तो इसको पूरी तरीके से गैस पर्याप्त मिलता ही नहीं है। चलो ऑक्सीजन मिल तो रहा है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में तो नहीं मिल रहा ना। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, जिसको सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता, तो दैट इज द रीजन दे आर डूइंग अ इनकम्प्लीट कंबशन। जबकि यहाँ पे इसको सफिशिएंट अमाउंट मिलता है तो ये कंप्लीट कंबशन कराता है। तो दैट्स द रीजन। कंप्लीट और इनकम्प्लीट का रीजन ही यही होता है कि अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में इसको मिलेगा तो कंप्लीट कंबशन होगा, नहीं मिलेगा तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। तो एग्जाम्स में अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आता है तो सिंपल आंसर क्या देना बेटा, इनकम्प्लीट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बारे में। क्या देखें, वी विल फाइंड दैट विथ अ फुली ओपन योर होल द गैस as we go on reducing the amount of air going to the burner, the gas in the burner start burning in the sooty flame। अगर इसको कम मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो सूटी फ्लेम यानी कि लाल फ्लॉम या येलो फ्लेम के साथ जलना शुरू हो जाएगा। उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज या ब्लैक दाग छोड़ना शुरू कर देगा, वो ब्लैक स्पॉट छोड़ना शुरू कर देगा। तो ये इसीलिए होता है जब उसको सफिशिएंट अमाउंट में क्या ना मिले, ऑक्सीजन या गैसेस ना मिले। ठीक है, आपने जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देखते होंगे आप। ये जो बर्तन है, आपने देखा होगा जब खाना बनाते हैं, खास करके पहले ज़माने में जो चूल्हे पे खाना बनता तो इसके पेंदी में देखें यहाँ पे, अब ये बर्तन ऐसा हो गया। और अब हमारे मैक्सिमम घरों में आजकल LPG सिलेंडर ही यूज होता है। पहले हमारे घरों में, आपके घरों में क्या यूज होता था बेटा, चूल्हा मिट्टी का होता था ना, जिसपे कोयले पे या लकड़ी पे आग जलावन से खाना बनाया जाता था। तो देखिए ऐसी कढ़ाई ना ऐसी हो जाती थी, क्यों? क्योंकि इनका जो बेस होता था उसमें वो आग लगते, धुआं काला 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 एक पूरा लेयर बना लेता था। और दैट इज द रिजल्ट। देख रहे हैं कितना साफ नज़र आ रहा है। और इसलिए अपने घर में अपने देखा होगा। तो ये जो अनबर्न्ड कार्बन है ना, पार्टिकल्स, वो क्या होते थे, उसके बॉटम ऑफ कुकिंग, यहाँ जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे उस चिपक जाते हैं।
और इसके कारण क्या होता है, आपका पूरा वेसल्स, आपका पूरा बर्तन ही ब्लैक हो जाता है। तो अब इसलिए ये बर्तन इसलिए नहीं काला हुआ कि खाना बना, ये किस लिए हुआ, जो अनबर्न्ड कार्बन थे वो यहाँ पे चिपक जाते हैं, वो धीरे धीरे उसमें जमा हो जाते हैं, पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाते, और उस कंडीशन में कढ़ाई, हमारा जो वेसल होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है बेटा, साफ़ हो जाता है। तो रीजन समझ में आ रहा है। अब हम लोग वही बात कर रहे हैं रीजन्स फॉर फ्लेम और फॉर्मेशन ऑफ कोल की चीज़ आगे और बढ़ते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है कि वाई डू सब्सटेंसेज बर्न विथ और विदाउट अ फ्लेम। कोई भी सब्सटेंस जो बर्न करता है वो फ्लेम के साथ या फ्लेम के बिना क्यों बर्न होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड आइदर अ कोल और अ वीडो फाइट। क्या आपने लकड़ी या फिर लकड़ी को जलावन को जलते हुए देखा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कोयला है, यहाँ पे लकड़ी जल रहा है। तो लकड़ी और कोल जो होता है ना, जस्ट ग्लोज रेड एंड गिव्स आउट हीट विदाउट अ फ्लेम। यहाँ पे ये हीट तो देता है, हमने कोयला में देखा हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको फ्लेम नज़र आता है क्या। कोई भी कोयला या लकड़ी जलाते हैं तो स्टार्टअप में थोड़ी देर फ्लेम देता है, बट उसके बाद वो बुझने के बाद वो हीट तो देता रहता है, लेकिन वहाँ पे फ्लेम नज़र नहीं आता। यानी कि वहाँ पे जो हीट देता है वो विदाउट अ फ्लेम होगा। क्यों? क्योंकि फ्लेम सिर्फ तब प्रोड्यूस होता है जब गैसेस सब्सटेंस बर्न होता है, जबकि यहाँ तो सॉलिड सब्सटेंस है। गैसेस सब्सटेंस बर्न हो तब तो फ्लेम दे ना, यहाँ तो गैस है ही नहीं, एक सॉलिड सब्सटेंस है। आपका कोल भी सॉलिड है, वुड भी सॉलिड है, तो आखिर ये गैसेस सब्सटेंस को बर्न कहाँ से कराएगा। ठीक है ना। तो दैट इज द रीजन कि दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम हेयर। जब आप देखिए यहाँ पे व्हेन वीट और कोल इज इग्नाइटेड वोलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट वेपराइज एंड बर्न विद अ फ्लेम इन द बिगिनिंग। जो मैंने बात किया था स्टार्टिंग में, उससे वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं जो स्टार्टिंग में आपकी बर्निंग होती है, लेकिन बाद में वो सिर्फ इवेपरेटिंग होती है, बाद में नहीं होता। ठीक है, तो रीजन समझ में आ रहा है बेटा। और एलपीजी चूँकि गैस फॉर्म में होता है तो अब इसलिए वो बर्न होगा। और फॉर्मेशन ऑफ कोल थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है ना, जो आपने देखा होगा कि ऐसा कहते हैं कि 300-400 साल पहले जो हमारे गर्मी होने का, ह्यूमिड स्वैप्स होने का ना, धरती ने अपना फॉर्मेशन बदला, ऊपर की चीज़ें नीचे चली गई, दब गई। हमारे जो पेड़ पौधे थे, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, ये सारी ज़मीन के अंदर दब गई। और उसके दबने के बाद क्या हुआ, यहाँ देखिए, जो स्वैम्पी 300-400 मीटर पर वो सारे मर गए, दब गए। और दबने के बाद बेटा ये एक लेयर्स बनाते गए, सेडिमेंट्स लाइक अ मड एंड सैंड। ये देख रहे हैं ना, ये एक धीरे 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 मड और सैंड का एक लेयर बनाए। और इस लेयर के बाद बहुत सालों बाद, 1-2 साल, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, एंड दे आर फॉर्मिंग, क्या देखिए, ग्रेजुअली मोर एंड मोर सेडिमेंट्स डिपोजिटेड ओवर पीट वाज कंप्रेस्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स एंड फॉर्म इग्नाइट। ये जो आपने देखा होगा लिग्नाइट पत्थर या स्टोन के बारे में, और फिर वो कोल के फॉर्म में फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, फर्दर कंप्रेशन रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ बिटुमिनस कोल। जैसे जैसे ये और कंप्रेस्ड हो गया तो उसके बाद क्या बना बेटा, बिटुमिनस कोल। कोल की काफ़ी हाई क्वालिटी होती है, और फॉर्मेशन पे फिर एंथ्रासाइट एंड ये जो बिटुमिनस हाई क्वालिटी, इसका एंथ्रासाइट। यानी कि जैसे जैसे कंप्रेशंस हुआ 300-400 सालों में ना, धीरे धीरे कोल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं मेनली। अब इसके हम अब आगे जानते हैं एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अब हमने कोल के बारे में देख लिया, कम्बशन रिएक्शन देख लिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसके रीजंस क्या है, तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड, इन दोनों में समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा इथेन का स्ट्रक्चर है, हमारा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, यहाँ पे हम साथ में इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखिए, ये हमारा इथेन था, हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। यहाँ पे क्लोरीन Cl2, क्लोरीन का एक हैलोजन ग्रुप जो Cl2 ग्रुप लगा हुआ है, इसके 2 एटम्स देखिए यहाँ पे, इन्होंने एक दूसरे के एक्सचेंज किया। यहाँ पे जो क्लोरीन गैस था वो यहाँ पे चला गया और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया। यानी कि ये C2H5Cl इसके साथ कंबाइन हुआ और यहाँ पे जो Cl था वहाँ पे HCl हो गया। तो इस केस में बॉन्डिंग क्या बनाई बेटा, देखो मोनोक्लोरो इथेन। यहाँ पे ईथ है इथेन, यहाँ पे क्लोरो आया तो ऑब्वियसली एक क्लोरीन है ना, तो ये मोनोक्लोरो और साथ में ईथ है तो इथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। जब मोनोक्लोरो इथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आपस में कंबाइन करेगा, ठीक है, सेम एज यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखिए, एक ये इथीन ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन फॉर्मेशन हुआ, फिर से क्लोरीन ने अपना रिप्लेसमेंट किया, यहाँ पे आ गया।
तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डाइक्लोरोइथेन। यहाँ पे दोनों क्लोरीन दोनों कार्बन पे आ गया ना, तो दैट इज द डाइक्लोरो सिंगल बॉन्ड से है तो इथेन। ये क्या हो गया, डाइक्लोरो। यहाँ पे मोनोक्लोरोइथेन था, ट्रिपल बॉन्ड के केस में देखिए तो इथाइन ग्रुप होता है, क्लोरीन आएगा, सेम रिप्लेसमेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डाइक्लोरोइथीन। नाम वही है, पहले डबल बॉन्ड था तो इथेन और सॉरी डबल बॉन्ड होगा तो इथीन हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो इथेन था, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इथाइन हो जाएगा। तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ना, दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दे कंटेन सिंगल बॉन्ड्स विच आर स्टेबल। इसका रीज़न क्या है, क्यों हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। अब सिंगल बॉन्ड है तो वो आसानी से बॉन्ड्स रिप्लेस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ऐसे समझिए, थोड़ा सा मैं इसको आसानी भाषा में समझाऊँ। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो किसी के साथ ये सिंगल बॉन्ड है, तो अगर ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता तो ये आसानी से टूट सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर ये डबल बॉन्ड होता तो एक बॉन्ड ब्रेक होता तो भी एक बॉन्ड बचा हुआ है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता, नहीं टूटता। तो दैट इज द रीज़न कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होने के कारण सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन सा रिएक्शंस करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। जबकि अनसैचुरेटेड केस में क्या होगा, ये दे कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जो ब्रेक नहीं होता, सो वीकर होते हैं एंड ईजियर टू ब्रेक। ठीक है, यहाँ देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, मजबूत था, लेकिन यहाँ पे क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, जो वीकर बॉन्ड होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं, और दैट इज द रीजन कि दे आर गो और द एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो अब एडिशन रिएक्शन समझते हैं क्या होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन रिएक्शंस। ऑब्वियसली एडिशन किस में होगा, अनसैचुरेटेड के अंदर। तो जब एडिशन रिएक्शन होगा ना, तो हमको एक ना एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, कैटलिस्ट जो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन के साथ जुड़ के ना उस रिएक्शन को और फास्ट कर देता है और रिएक्टिव बना देता है। कैटलिस्ट का मेन रोल यही होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इथाइन ग्रुप है, C∼ यानी कि C3H2, एक इथाइन बॉन्ड है। जब ये कैटलिस्ट है हमारा निकेल कैटलिस्ट हाइड्रोजन के साथ H2 गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराता है, तो दे आर फॉर्मिंग C∼CH2CH2। यहाँ पे देखिए इथीन बना लिया, यानी कि यहाँ पे इथाइन, यहाँ से H2 रिलीज हुआ निकेल कैटलिस्ट में, तो ये क्या बना लिया बेटा, इथीन बना लिया। यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का एक रिमूवल हुआ और दे आर फॉर्मिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन का H2 ऐड हो गया ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एडिशन। पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2 इधर और 2 इधर, 4। ठीक है, बस बॉन्ड चेंज हो गया, ट्रिपल था डबल हो गया, यानी कि कैटलिस्ट के पोजीशन में इसने क्या बना लिया, इथीन। सेम है यहाँ देखिए, इथीन है, फिर से निकेल कैटलिस्ट H2 हुआ, यहाँ पे देखिए 2 और 4 है ना, और यहाँ पे देखिए 1 2 4 6, 2 हाइड्रोजन और ऐड हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और ऐड हो जाता है, और ये क्या बना लेगा, नाउ दे आर द सिंगल बॉन्ड इथेन। यानी कि सबसे पहले इथाइन इथीन में बदला और फिर से इथीन इथेन में बदल जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे H2 ऐड होता चला जाता है, तो दैट इज रीजन का दे आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा था ना बेटा, तो हाइड्रोजन का एडिशन होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। और ये किस केस में होगा, अनसैचुरेटेड केस में, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था आसानी से ब्रेक हो गया, या डबल बॉन्ड था आसानी से टूट गया, जबकि सिंगल बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता, इसलिए जो सैचुरेटेड होता है उसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो दैट इज द रीजन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन अ सैचुरेटेड इज कॉल्ड हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आया हाइड्रोजिनेशन, इसका डिफिनेशन भी पूछा जाता है। तो क्या है हाइड्रोजिनेशन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर जब एडिशन होता है किसका, हाइड्रोजन का, तो वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे इथेन बन गया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। इन सिंपल वे हाउ कैन वी से दैट, व्हेन इन द प्रोसेस व्हेन द हाइड्रोजन इज एडेड to the unsaturated hydrocarbon, they formed a saturated hydrocarbon. This process is called hydrogenation.
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे जब हाइड्रोजन ऐड होके एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। और ये आपका एग्जाम्पल है जहाँ पे आप इथाइन इथीन में बदला, फिर इथीन आपका क्या हो गया, इथेन में बदल गया। तो हाइड्रोजनेशन के एग्जाम्पल में ऑब्वियसली एडिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट। अब देखिए इस प्रोसेस के ना काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जैसे आपका वेजिटेबल घी, ये जो ऑयल से निकाले जाते हैं बेटा, इसी प्रोसेस से निकाले जाते हैं। यहाँ पे देखिए वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड फॉर लिक्विड स्टेट, यहाँ पे आर ऑब्वियसली अल्काइल ग्रुप्स है, यहाँ पे 4 अल्काइल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ये आर के सिंबल से। जब ये निकल कैटलिस्ट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 पहले से थे, 2 यहाँ पे और ऐड हो गए। तो ऑब्वियसली ये वेजिटेबल ऑयल के केस में होता है, ये वेजिटेबल घी बन गया सैचुरेटेड फॉर सॉलिड स्टेट। यहाँ पे देखिए वेजिटेबल ऑयल है और वेजिटेबल ऑयल किससे कन्वर्ट हो गया, वेजिटेबल घी के अंदर। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ऐड हो गए एंड दे आर कन्वर्टेड टू द वेजिटेबल घी। बाकी ये अनसैचुरेटेड थे, ये सैचुरेटेड हो गए, ये लिक्विड स्टेट थे, सॉलिड स्टेट थे, यानी कि पूरी प्रॉपर्टी ही बदल गई। यहाँ पे निकेल कैटलिस्ट H2 के प्रेजेंस में देखो क्या होगा, वेजिटेबल ऑयल घी में कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में बन गया, और लिक्विड स्टेट था यहाँ पे सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट गया, पूरा प्रॉपर्टी ही बदल गया बेटा। ठीक है, तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ व्हाट, हाइड्रोजनेशंस और एडिशंस रिएक्शन एक्चुअली। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, उसके अंदर होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी होगा बेटा कहाँ होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में। इसमें एक्सटर्नल हीट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये अंडरगो होता है, ब्रेक होता है। जैसे यहाँ पे CH4+ है, यहाँ पे मिथाइल क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ जब रिएक्शंस कराता है, दे आर फॉर्मिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस CH3Cl मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है बेटा, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, और ये तो आप लोग को पता है ये हाइड्रोक्लोरिक गैस होता है, यानी कि जब मीथेन क्लोरीन गैस के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस करता है तो दे आर फॉर्मिंग व्हाट, मिथाइल क्लोराइड प्लस दे आर रिलीजिंग द हाइड्रोक्लोरिक गैस ऑल्सो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हैलोजनेशन। इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे CH4 था, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ पे CH3 और क्लोरीन ऐड हो गया। ठीक है, और ये एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है, तो यही लिखा गया रिप्लेसमेंट। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर इसके साथ जुड़ गया और यहाँ का एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया। दोनों ने अपना, जिससे अब डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे ना, उसी तरह से रिप्लेसमेंट है, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ और ये क्लोरीनिक इस CH4 वाले ग्रुप है CH3 के साथ। तो इन्होंने दोनों ने क्या किया, अपने जगह को रिप्लेस कर दिया है, इसलिए रिप्लेसमेंट। और इसी प्रोसेस को इस केस में, सैचुरेटेड केस में क्या बोलते हैं बेटा, हैलोजनेशन बोलते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सैचुरेटेड में क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है, जबकि वहाँ पे क्या हो रहा था, पूरा चेंज हो जा रहा था। एक कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए हैलोजन के साथ। यहाँ पे एक मीथेन ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन गैस है, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन ने क्या किया, इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट किया CH4 के अंदर। ठीक है, एंड व्हाट इज द फॉर्मिंग, जब ये कार्बन यहाँ पे रिप्लेस हुआ तो ये क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वही जो लास्ट एग्जांपल था उसी को हमने दिखाया है कि किस तरह से ये हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हुआ और ये एक क्लोरीन इसके जगह पे जाके बैठ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। तो ये आपका मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर लेता है। सेम थिंग ये है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब एक डाइक्लोरोमीथेन का दिखाया गया है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन है आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। जब इस डाइक्लोरोमीथेन को क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर जाता है, यानी कि ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस केस में देखिए क्या बनेगा बेटा, स्ट्रक्चर 2 क्लोरीन पहले से है, एक क्लोरीन और आ गया। देखिए यहाँ पे 1 2 3, टोटल 3 क्लोरीन आ गए, एक हाइड्रोजन बचा और यहाँ पे HCl आ जाएगा, यानी कि ये ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। 2 तो पहले से था, एक क्लोरीन और ऐड हो गया, तब ये क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन प्लस व्हाट, HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। ठीक है, अब देखिए 3 क्लोरो है, अब इस 3 क्लोरो पे क्या चौथा क्लोरो भी गैस लगता है क्या, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया। अब देखिए ये एक हाइड्रोजन बचा ना, इसके साथ भी रिप्लेसमेंट कर लेता है,
तो अब क्या बनेगा बेटा, अब तो 4 भुनने ही होने हैं ना। यहाँ पे देखिए चारों क्लोरीन हो गए, और 4 क्लोरीन क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो ये हो गया टेट्रा क्लोरोमीथेन, या इसका एक नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी है। इसका कॉमन नेम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर ट्राई टेट्रा क्लोरोमीथेन बोलते हैं। और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी फॉर्म करेगा। तो हर केस में देखिए एक 1 कार्बन का से शुरू किया हमने, फिर क्लोरीन ऐड होते होते हम लोग टेट्रा क्लोरोमीथेन तक पहुंच गया, जिसको हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोलते हैं। और साथ में हर केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ है। तो ये हमने एक क्लोरीन आपका हैलोजन के साथ है। तो इस तरीके से हैलोजन्स का एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो आप ये एग्जाम्पल्स और ये रिएक्शंस यहाँ पे कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड्स, इनके बारे में जानना है। देखिए इथेनॉल जो होता है बेटा, इथेनॉल क्या है, इथेनॉल ऑब्वियसली अल्कोहल ग्रुप है इथेन ग्रुप के साथ, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। इथेनोइक एसिड्स को ही इथेनॉल भी कहते हैं। ये सबसे पहले याद रखिए कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड, जिसका कॉमन नेम है अल्कोहल। जो हम लोग अल्कोहल बोलते हैं ना, एक्चुअली वो इथेनॉल ही होता है, या इथेनोइक एसिड्स होता है ये, ठीक है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ऑब्वियसली ये जितने भी वाइन, स्पिरिट्स, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनते हैं ना, उसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। चूँकि ये है ही प्योर अल्कोहल ग्रुप्स, तो इसका एज अ ड्रिंकिंग, एज अ वाइन, अल्कोहल्स में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि ये आसानी, ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप्स और नैनीटॉटिक्स। बहुत सारे कफ सिरप, जैसे आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले कोरेक्स कफ सिरप से गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है। कुछ लोग इसको अनवांटेड यूज करने लग गए थे। कई सारे कफ सिरप्स है, नैनीटॉनिक्स है, बच्चों के जो मेडिसिन आती है, और इनमें इनका यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि आसानी से वाटर के अंदर सॉल्वेंट होता है, लिक्विड में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। काफ़ी अच्छा सॉल्वेंट है, इसीलिए वाटर में मिलाइए, किसी लिक्विड में मिलाइए, काफ़ी तेज़ी से घुल जाता है, इसलिए इनका मेडिसिन में भी यूज होता है, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, हर प्रोपोर्शंस में वाटर के अंदर ये घुल जाता है। तो हमने क्या क्या देखा, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, एक एक्टिव अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज होता है, मेडिसिन में यूज हो जाता है, और वाटर में सारे प्रोपोर्शंस में बेटा क्या है, ये घुल जाता है। अब इसके रिएक्शंस की बात के लिए एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। जब ये सोडियम से रिएक्ट कराता है तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखिए, ये हमारा ये आपका सोडियम है, ये हमारा इथेनॉल है। जब रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा, CH3CH2ONA। यहाँ पे ये वो हाइड्रोजन हटा, और ये यहाँ पे भाई साहब आ जाते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। यहाँ पे सोडियम, और इसके लिए क्या बोलते हैं, इथॉक्साइड। सो दैट इज द नेम व्हाट, सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस के इन्वॉल्व होता है। बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, दैट्स द बैलेंस, यहाँ पे 2N है। सेम एज जब इसका अनसैचुरेटेड, अगर इथेनॉल की हम बात करें डिहाइड्रेशंस की, तो इस केस में क्या होगा बेटा, CH3COH2H इथेनॉल है आपका, एंड व्हेन एक हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे देखिए गर्म सल्फ्यूरिक एसिड्स का यूज़ किया जा रहा है, वो भी हॉट फॉर्म में। जब इथेनॉल के ऊपर, तो दे आर फॉर्मिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ये आपका क्या होता है बेटा, इथीन। यहाँ क्या बन गया, इथीन। यानी कि जब इथेनॉल के ऊपर हमने हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स यूज़ किया, तो दे आर फॉर्मिंग इथीन प्लस वाटर, ठीक है। क्या बना रहा है, इथीन प्लस वाटर बना रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो हम लोग ऑक्सीडेशन ऑल जानते हैं कि जितने भी कॉमन कंपाउंड्स है वो आपको पता है आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, जिसको हम लोगों ने कंबशन कहा था। और जब कंप्लीट कंबशन में आप ऑक्सीली, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब इनका कंप्लीट कंबशन ऑक्सीडेशन होगा तो ये अल्कोहल जैसे है तो है कन्वर्टेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी कि अगर अल्कोहल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखिए इथेनॉल है, जब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन होने के लिए यहाँ पे एक एल्केलाइन, ये क्या है बेटा, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस हीट का यूज करते हैं।
जब इसके साथ इस इथेनॉल को हीट किया जाता है तो दे आर गोइंग टू कंप्लीट ऑक्सीडेशंस, या फिर यहाँ पे K2Cr2O7 प्लस हीट, जनरली ये बड़ा पॉपुलर, इसको याद रखिए। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, दे आर फॉर्मिंग व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। यानी कि जब इथेनॉल को हम लोग KMnO4 के साथ हीट करते हैं तो दे आर डूइंग अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बदल जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग इथेनॉइक एसिड्स भी कहते हैं। और ऑब्वियसली आपका देखिए ये जो है आपका K2Cr2O7 या KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। ये बड़ा पॉपुलर नेम है इथेनोइक एसिड, ठीक है, और ये आपका इथेनॉल होता है। यानी कि इथेनॉल किससे बदल गया, इथेनोइक एसिड में बदल गया। कब, जब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होता है बेटा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इसको एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका एक पॉपुलर नेम क्या है, एसिटिक एसिड्स बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये किस ग्रुप से बिलोंग्स करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से, ओके। एंड 5 to 8% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द वाटर इज कॉल्ड विनेगर। जब इस एसिटिक एसिड्स को वाटर के अंदर घोलते हैं कितने अमाउंट में, 5 to 8% के अमाउंट में, तो इसको क्या बोलते हैं, विनेगर, जिसका यूज हम लोग पिकल्स बनाने में करते हैं। कई सारे जो खट्टे चीज़ों ना उसको वो, जैसे हम लोग कभी कभी दूध में हमको अगर छेना निकालना होता, पनीर निकालना होता, तो वहाँ भी हम लोग विनेगर का यूज करते हैं। पॉपुलरली ये पिकल्स के अंदर यूज किया जाता है। इसमें ज़्यादा नहीं, बस 5 to 8% सॉल्यूशंस होता है एसिडिक एसिड्स का, बाकी तो वाटर होता है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा पिकल्स में जो मैंने आपको बताया यूज होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 219 केल्विन होता है, 290 केल्विन, इसको याद रखिएगा। एंड फ्रोजन एसिडिक एसिड कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब ये जमे हुए फॉर्म में होता है बेटा तो इसको एक क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। कुछ चीज़ें याद रखनी है मेनली, इसकी ये चीज़ें याद रखिए, ये याद रखिए, ये 4 पॉइंट्स, ये नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, बट बाकी सारी चीज़ें इसकी याद होनी चाहिए कि इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग्स करता है। इसको वाटर, इसको विनेगर, जब 5 to 8% अमाउंट होता है विनेगर्स कहते हैं। एंड ये एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है किसके अंदर, पिकल्स के अंदर, ओके। तो ये आपके क्या बेटा, इथेनोइक एसिड्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। इसमें एक रिएक्शंस पढ़ना है आपको, स्टेरिफिकेशंस, ठीक है। जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है तो यहाँ पे टर्म्स आता है स्टेरिफिकेशंस। तो होता है क्या स्टेरिफिकेशंस के अंदर, एसिड्स और अल्कोहल आपस में मिलते हैं। यानी कि जब एसिड्स के अल्कोहल के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो एस्टर बनेगा, और इस प्रोसेस को स्टेरिफिकेशंस बोलते हैं। जैसे देखिए ये इथेनोइक एसिड्स है, ये आपका क्या होगा, इथेनॉल है ना, इथेनोइक एसिड्स और इथेनॉल, यानी कि एसिड्स फॉर अल्कोहल, ये इथेनोइक एसिड्स और ये इथेनॉल, एंड दे आर फॉर्मिंग व्हाट, एसिड्स के प्रेजेंट में दे आर फॉर्मिंग दिस फॉर्मूला एस्टर, CH3CO CH2CH3CO होता है ये, इसको बोलते हैं एस्टर। तो इस तरीके से एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। कब, जब एसिड्स, यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर एक मिक्सचर रिएक्शंस है, यहाँ पे वाटर रखा गया है, ये एक बीकर है, ये वायर गॉज जिसमें हम लोग गर्म करते हैं, दैट इज़ अ ट्राइपॉड स्टेंस, और ये एक बर्नर है, ठीक है। और ऑब्वियसली उसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, एस्टर फॉर्म हो जाता है, ठीक है बेटा। अब एक लास्ट प्रोसेस आपका बच रहा है सैपोनिफिकेशन, तो इसको भी आज कवर कर लेते हैं। सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप कैसे प्रिपेयर होता है, तो देखिए क्या है सैपोनिफिकेशन, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। यानी कि यहाँ पे जब मिथेनोइक एसिड्स को कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे एक बेस है ना, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है बेटा, यहाँ पे इथेनोइक एसिड्स है। कार्बोनेट मतलब ऑब्वियसली किसका, एक मेटल कार्बोनेट हो सकता है, नॉन मेटल कार्बोनेट होगा। यहाँ पे सोडियम मेटल कार्बोनेट है, एक क्या लिया है हमने, सोडियम कार्बोनेट, और इसको किससे रिएक्शन करा रहा है, इथेनोइक एसिड से, एंड दैट इज द प्रोडक्ट। और यहाँ पे एक बेसिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, CH3CONA, सोडियम इथेनोएट। ये भी आपका एक सॉल्ट बैलेंस फॉर्म में, यहाँ पे देखिए 2 यहीं पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब फिर से देखिए यहाँ पे इथेनोइक एसिड्स है, यहाँ पे हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCO3 है, एंड दे आर फॉर्मिंग व्हाट, सोडियम इथेनोएट। इस केस में भी सोडियम इथेनोएट बन रहा है, प्लस वाटर प्लस CO2 रिलीज हो रहा है।
यहाँ भी रिलीज हो रहा था, दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है, जब एस्टर एल्कलाइन सॉल्यूशंस के मिलता है तो इसमें दो, एक तो हाइड्रोलाइसिस होता है और रिएक्शन ऑफ एसिड विद एल्कली मेनली। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा स्क्रीन रिमूव कर दूँ। ठीक है, जब एस्टर एल्कली सॉल्यूशंस के साथ कंबाइन होता है तो मेनली ये दो स्टेप में होता है। पहला होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर एंड सेकेंड प्रोसेस होता है रिएक्शंस ऑफ एसिड विद एल्कलाइन सॉल्यूशंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे एस्टर एल्कलाइन से मिला तो यहाँ पे क्या बना, अल्कोहल प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे सॉल्ट जो बनेगा वो कार्बोक्सिलिक फैमिली का बनेगा। ठीक है, यानी कि जब एस्टर से एल्कलाइन के सॉल्यूशन के साथ मिलता है तो अल्कोहल तो बनता ही बनता है, प्लस सॉल्ट बनता है जो किस फैमिली का होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था बेटा, हाइड्रोलाइसिस, किसका, एस्टर का। तो देखते हैं इसके रिएक्शंस को। ये आपका इथाइल एसीटेट है जिसको एस्टर बोला था हमने, CH3CO C2H5। जब इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं तो ये जो वाटर होता है किसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, ये हाइड्रोलाइसिस करता है एस्टर का। ये जो H प्लस आयन OH माइनस आयन ये इसके अंदर ऐड हो जाता है एस्टर के ऊपर एंड दे आर फॉर्मिंग C2H5OH प्लस C3COH, यानी कि ये बनेगा इथेनॉल और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। दैट इज अ इथेनॉल एंड दैट इज सोडियम एसीटेट। ठीक है, और सेकेंड क्या था हमारा, जब एल्कलाइंस को सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, इस केस में क्या देखिए, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर CH3COH, ठीक है, इथेनॉल है, इनके साथ रिएक्शन कराया तो देखो बेटा क्या बना है, सोडियम इथेनोएट। इसके पहले हमने देखा था प्लस वाटर रिलीज करता है एंड ऑब्वियसली जो सैपोनिफिकेशन है इसमें क्या हुआ, इथाइल एसीटेट एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे सोडियम एसीटेट प्लस इथेनॉल बनाया। तो मेनली जो सैपोनिफिकेशन प्रोसेस है ये एक वेजिटेबल ऑयल होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस कराता है एंड दे आर फॉर्मिंग व्हाट, CS। यहाँ पे देखिए ये सोप प्लस ग्लिसरीन फॉर्म करता है जिसका फॉर्मूला होता है C15H31CONA या C17H35CONA। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। लेकिन मेनली प्रोडक्ट क्या बनता है, जब वेजिटेबल ऑयल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दे आर फॉर्मिंग सोप्स एंड ग्लिसरॉल। ये सब लर्निंग की चीज़ें, ये आप लोग को लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जनरली जो हम लोग सोप यूज करते हैं हमारे घर में, ये एक्चुअली होता है क्या है बेटा, ये मेनली क्या है हमारा, एक सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट है जो एक लॉन्ग चैन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के चैन में सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट जब ओल्ड होता है ना तो दे आर फॉर्मिंग अ सोप फैमिली। ये देखिए एक लंबा कार्बन चैन है, यहाँ पे सभी पे क्या होता है, कार्बन। ये यहाँ पे ये जो चैन दिखाया जा रहा है इस सब पे क्या है, कार्बन है। ठीक है, जब ये सोडियम के साथ रिएक्शन, सोडियम आयन के साथ रिएक्शन करता है, ये देखिए हाइड्रोकार्बन चैन है C17H35 और ये आपका आयनिक एंड दिख रहा है CONA प्लस। ठीक है, तो फॉर्म क्या होता है, सोप। डिटर्जेंट जो आपका बेटा, ये सोडियम सॉल्ट एक लॉन्ग चेन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स का। ये देखिए सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट था, यहाँ पे क्या याद रखिएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स का। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये सोडियम प्लस रिएक्शंस कराया और देन दे फॉर्मिंग डिटर्जेंट। यहाँ पे C12H25 और यहाँ पे C6H4 है। ठीक, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शंस ऑफ डिटर्जेंट्स इन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। एक्चुअली जो हमारे सोप और डिटर्जेंट होते हैं हमारी वाटर के हार्डनेस के ऊपर, हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसमें जनरली क्या होगा, अब हम सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की बात करते हैं तो सॉफ्ट वाटर में ये आसानी से घुल जाता है, झाग बनाता है, जबकि इसमें आसानी से झाग नहीं बनाता है। अगर पानी में हार्डनेस कम होगा तो झाग आसानी से बनेगा, लैथस आसानी से बनेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हार्ड होगा तो अगर उसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है तो बेटा उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर, उसके अंदर ये आसानी से झाग नहीं बनाता। ठीक है, सेम एज डिटर्जेंट भी वही आसानी से बनाता है, लेकिन अगर ये हार्ड वाटर हो तो भी ये आसानी से बना लेता है, डिटर्जेंट बना लेता है, लेकिन सोप के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक, नो स्कर्म फॉर्म, वही जो हमने देखा झाग की बात है, जबकि यहाँ पे Ca2+ और मैग्नीशियम आयन के साथ ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कर्म, ये झाग थोड़ा सा बनाता है ना। ठीक है, इसमें भी स्कर्म नहीं फॉर्म होता दोनों केस में। तो इस तरीके से हमारा डिटर्जेंट हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर हो,
यहाँ पे देखिए एक सैंपल दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ लेटेस्ट। तो ये एक बिगर है, यहाँ पे आपका सोप साबुन है। यहाँ देखिए क्या होता है, ये आपका सैंपल X है, ये सैंपल Y है। ठीक, यहाँ पे देखिए सैंपल, यहाँ पे एक झाग बना ना बेटा सैंपल Y के अंदर, इसमें क्या हुआ, स्कम बना। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, जो लैथर है Y में बना बट X में नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि जो डिटर्जेंट्स हैं वो लैथर हार्ड वाटर में फॉर्म करते हैं, जबकि ऑर्डिनरी सेप क्या होता है, वो स्कम फॉर्म करता है, वो झाग नहीं बनाता, वो उस पर इसका रेसिड्यू फॉर्म कर जाता है। जो सोप होता है दैट इज़ द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक फैटी एसिड। जो हमारा सोप होता है ना, वो पोटेशियम और सोडियम का एक ऑर्गेनिक फैटी एसिड होता है, और ये रिएक्ट किससे करता है, वाटर से, जबकि ऑर्डिनरी सोप बेस्ट है वो नहीं होता। ठीक है, इसीलिए सोप यूज होता है, जबकि नॉर्मल सोप जो होता है वो इससे रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, अगर आप इसका डिफरेंस है तो देख सकते हैं बेटा, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन आप लोग मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप सोप और डिटर्जेंट की बात करें तो देखिए सोप आपका क्या होता है बेटा, बायोडिग्रेडेबल होता है, ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। कौन? डिटर्जेंट। बायोडिग्रेड मतलब आसानी से डिग्रेड होता है, या डिटर्जेंट आपका नहीं होता। ये आपका हार्ड वाटर में वॉश करने के लिए सूटेबल नहीं होता, जबकि ये सूटेबल होता है। ये रिलेटिवली वीक क्लींजिंग एक्शन, ये काफ़ी धब्बे दाग हो या गहरे दाग पे असर नहीं करता है, जबकि डिटर्जेंट आपका करता है। तो ओवरऑल ये डिफरेंस के साथ ही इस चैप्टर के लगभग हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले के पार्ट्स नहीं पढ़ेंगे तो ज़रूर ये सारे चैप्टर्स एक बार कंप्लीट देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके बाद मैं कार्बन एंड कंपाउंड्स का एक कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा, जिसमें मैं कोशिश करूँगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हो या एग्जाम्पलर्स हो, सारे क्वेश्चंस आपके कवर्ड हो जाए। तो बने रहिएगा, अच्छे से स्टडी करिए। तब तक के लिए जय हिंद बच्चा।